हेलो फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड स्टडीज। आज हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चन, सबसे पहले दो क्वेश्चन देखेंगे। दो क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन है। यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपये है या 92 रुपीज है तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपीज है, तब 24 पेन का मूल्य क्या होगा। एक क्वेश्चन। दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 5/12 है तथा इनमें इनके व्यतिक्रम का योग 10 है, तो संख्या बताएं। इस टाइप का क्वेश्चन जब हमारे सामने आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा अटक जाते हैं और देखते हैं कि क्या है, ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये सब निकलेगा कैसे, ये जितना भी सवाल होते हैं ना, ये सब अंडर में आता है बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, ये हम लोग सवाल करेंगे। सबसे पहले इस सवाल करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि बीजीय व्यंजक क्या है, और उसका फुल कंसेप्ट अगर हम लोग सीख लेना तो जिंदगी भर हम लोग क्या करेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। और हम लोग क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन करते समय हमें वो चीज को ध्यान रखना पड़ेगा और क्या होगा, ये क्वेश्चन बड़ी आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से यानी बिगिनिंग से हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, जब हम लोग इसका बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सब आसान तरीके से ये सब आंसर निकल जाता है और आप बैठे बैठे घर में ये सब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। हम लोग क्या है, ऑलरेडी हम लोग अलजेब्रा जानते हैं, अलजेब्रिक के बारे में, लेकिन मैं उस चीज के ऊपर थोड़ा सा और काम करना चाहता हूं कि भाई चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं। चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं, वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर क्या है, ये हम लोग बात करेंगे। तो चर संख्या यानी कभी भी अगर हम लोग देखते हैं, चर संख्या किसे कहेंगे, चर संख्या यानी वेरिएबल नंबर। चर संख्या किसे कहेंगे, जिस संख्या यानी कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी संख्या का क्या होता है, मान अलग टाइप में, अलग जगह अलग अलग निकलता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी आ का, ठीक है, इस ढंग का जो संख्या होता है ना, इस ढंग का संख्या क्या होता है कि x का मान जैसे हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए कि एक इक्वेशन है हमारे सामने, समीकरण, मैं अभी बताऊंगा सबको आपको। ठीक है, 2x, ठीक है, x + 2y = 12। इस ढंग का समीकरण हम लोग क्या किए हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इनमें से भी क्या बोलते हैं, ये जो संख्या दिया हुआ है यानी 2 दिया हुआ है, इसको बोलते हैं अचर, अचर संख्या यानी कांस्टेंट नंबर। और जो x दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं चर संख्या यानी क्या हो गया, वेरिएबल नंबर। अब वेरिएबल नंबर क्यों बोला गया और चर संख्या क्यों बोला गया। वेरिएबल नंबर इसलिए बोला गया क्योंकि इसका कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं है। यानी x जब भी किसी मैथ में, किसी भी हम लोग सवाल जब करते हैं गणित में, क्या होता है, x का वैल्यू निकलता है 10, तो किसी में निकल जाता है x का वैल्यू हो जाता है 12। तो क्या बताइए, x क्या फिक्स हुआ, x का वैल्यू कभी 10 निकल गया, x का वैल्यू कभी 12 निकल गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं चर संख्या। अब इसलिए ध्यान रखिए, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप होने वाले हैं एक टीचर। कुछ ही दिनों के अंदर आप होने वाले हैं एक टीचर, और आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अब जब सिखाएंगे तो आपको अगर सही ढंग से आएगा, आप अगर इसके बारे में पूरा आपके पानी की तरह साफ है अगर आपके सामने, तभी तो आप इसको सिखा पाएंगे बच्चों को। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि हर चीज को डीपली से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हम होने वाले हैं एक टीचर, और टीचर का काम क्या है, बच्चों को पूरा के पूरा आईने की तरह उसके सामने साफ होना चाहिए, पूरा के पूरा पिक्चर उसके सामने क्लियर होना चाहिए कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो इसलिए मैं दिखा रहा हूं, मतलब आपके सामने ये सब प्रेजेंट कर रहा हूं, नहीं तो मेरा मकसद ये सब नहीं था। ठीक है, तो ये चीज, इसका मतलब अचर हो गया, ये इसको चर। अचर का मतलब होता है जो कांस्टेंट, ये कोई चेंज होने वाला नहीं है, उसी को, यानी 2, कभी भी किसी भी मैथ में जब 2 लिखते हैं ना, तो 2 ही में लिखते हैं। 2 मतलब 2, 1 और 2, 2। ठीक है, इसको 3 हम लोग नहीं पढ़ सकते या 3 हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन x को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया था पेन और पेंसिल रबर का, तो x को कभी पेन मान लेंगे, x को कभी रबर मान लेंगे, x को कभी पेंसिल मान लेंगे। तो इसका मतलब कोई इसका चीज नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है किसी के साथ। तो इसलिए इसको बोलते हैं चर
यानी वेरिएबल नंबर, और जो कांस्टेंट है वो क्या होता है, कांस्टेंट अचर नंबर यानी कांस्टेंट। ठीक है, दो चीज हमें सामने क्लियर हो गया। अब जब बीजगणित का बात हो रहा है, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा चीज आपको पानी की तरह एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये बीजगणितीय पढ़ रहे हैं, यानी बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिकल है। एल्जेब्रिक का मतलब होता है एल्जेब्रा, एल्जेब्रा यानी बीजगणित। ठीक है, अब बीजगणित में क्या होता है, हमेशा क्या बनता है, इक्वेशन बनता है। ठीक है, जब भी बनता है एक इक्वेशन बनता है, एक समीकरण बनता है। अब इस समीकरण को कुछ पढ़ा जाता है, कैसे, ये जो है ना एक एक चीज, इस चीज को हम लोग कहते हैं पद। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पद। आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पद। तो ये जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को कितना पद वाले इक्वेशन कहा जाएगा, 3 पद वाले समीकरण। ठीक है, इसको कितना पद वाले समीकरण कहा जा सकता है, इसको कहेंगे 3 पद वाले। ये 3 पद वाले समीकरण हो गया। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2x + 2, ये कितना पद वाले समीकरण हो गया, ये हो गया 2 पद वाले समीकरण। और x लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 पद वाले समीकरण। 1 पद वाले समीकरण हो गया, ये 2 पद वाले समीकरण, ये 3 पद वाले समीकरण। यानी ये इक्वेशन के अंदर अगर इसी ढंग का दिया हुआ है, तो ये कितना पद वाले समीकरण हो गया। अगर पूछा जाए ये कितना कितना पद वाले समीकरण है, तो 1 2 3 4 5, यानी ये कितना हो गया, 5 पद वाले समीकरण। तो क्लियर हो गया बात। यानी पद इसको क्या बोलते हैं, एक एक चीज को जहां पर प्लस का निशान लगा हुआ है या माइनस का निशान लगा हुआ है, गुना का निशान लगा सकते हैं या भागा का निशान लगा सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पद वाले संख्या। यानी जितना पद लिखा हुआ है उतना पद वाले संख्या। यानी x y z, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, गुना भागा जोड़ घटा इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पद वाले संख्या हो गया, इसको हम लोग कहेंगे पद। अब छोटी सी बात आता है, बताइए कि ये कितना पद वाले समीकरण है। ये कितने पद वाले समीकरण हो गया, 1 2 3, यानी ये हो गया 3 पद वाला समीकरण। ठीक है, अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, यानी ये क्या हो गया, इसको घात बोलते हैं। किसी संख्या का जो पावर रहता है उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो जब ये घात बोलेंगे तो इसको अगर घात के हिसाब से देखा जाए, यानी घात को लेकर अगर हम लोग इस इक्वेशन को यानी इस समीकरण को बात करें कि ये घात कितने घात वाला संख्या है, तो इसके सामने आप देखेंगे इसमें 2 लिखा हुआ है, इसलिए इसको घात कितना हो गया, 2 घात, यानी द्विघात समीकरण। ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका जो घात दिया हुआ है वो क्या है, 2 दिया हुआ है, इसलिए 2 घात हो गया। अगर 3 दिया होता है तो 3 घात वाले समीकरण इसको कहते हैं। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। देखिए, हर चीज को क्लियरिटी के साथ जानना चाहिए आपको, क्योंकि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप आगे जाकर आपको किसी को ये चीज डिलीवर करना है, किसी को ये चीज सिखाना है। तो ठीक है, अभी तक ये क्यों, द्विघात वाले समीकरण कैसे निकला, क्योंकि 2 घात जिसका है उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। आपके चैप्टर में आपके जो सिलेबस है, इस सिलेबस में 2 घात वाले समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर 2 घात वाले समीकरण को आपको सीखना है तो क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग द्विघात वाले समीकरण को क्लियर कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, द्विघात वाले सिर्फ करेंगे, लेकिन आपके जो सिलेबस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपके सिलेबस के हिसाब से द्विघात का समीकरण में उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसको भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर से क्लियर करेंगे कि द्विघात समीकरण अगर बना हुआ है तो उसको कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन इसमें कोई ज्यादा
क्वेश्चन आता नहीं है, एक आध क्वेश्चन अगर आएगा भी तो वो हम लोग क्वेश्चन करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसको टच करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक घात वाले समीकरण है ना उसके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना काम अगर आपको सही ढंग से आ जाए ना तो आप क्या कर सकते हैं, 100% कुछ कर ले सकते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये एक समीकरण अगर दिया हुआ है x प्लस 3y, ये एक समीकरण मान लीजिए कि दिया हुआ है, इस समीकरण को क्या कहा जाता है, रैखिक समीकरण। दो घात जब दिया रहेगा उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, जहां पर घात नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। यानी आज हम लोग जो बात करेंगे ना, हम लोग जो ज्यादा ध्यान देंगे वो किस में देंगे, रैखिक समीकरण में ध्यान देंगे। दो घात में देंगे लेकिन उसको कम देंगे, लेकिन रैखिक समीकरण, हमारा जो सवाल अभी मैं दिया था, हमारे सामने जो सवाल था वो सवाल क्या है, रैखिक समीकरण के हिसाब से क्लियर होगा यानी हो। किसी किसी सवाल में क्या होता है, समीकरण ना देकर, द्विघात समीकरण ना देकर इसको बोला जाता है द्विघात बहुपद। क्वेश्चन में आते हैं बहुपद, पद का मतलब क्या हुआ, अभी मैं बताया था पद, यानी एक पद वाले समीकरण, दो पद वाले समीकरण, तीन पद वाले समीकरण अभी बताया था ना। तो इनमें से क्या होता है, दो या दो से अधिक पद वाले समीकरण को बहुपद समीकरण कहते हैं। दो, याद रखिएगा, दो या दो से अधिक, यानी ये समीकरण को अगर तीन पद वाले समीकरण को अगर इसमें ना बोलकर इसको ये भी बोल सकता है, ये क्या है, बहुपद। यानी ये क्या, द्विघात बहुपद, यानी दो घात हो गया ना, दो घात तो हो गया, इसको समीकरण ना बोलकर बहुपद भी बोल सकता है। बहुपद क्यों बोलेगा, क्योंकि इसके अंदर तीन घात दिया हुआ था। अभी क्या मैं बताया, दो या दो से अधिक पद अगर हो तो उसको बहुपद भी बोला जाता है। तो आप इसके लिए घबराइए नहीं कि इसमें द्विघात समीकरण ना लिखकर द्विघात बहुपद क्यों लिखा हुआ है। बहुपद इसलिए लिखता है क्योंकि इसके अंदर जो पद दिया हुआ है ना, पद अभी बताया था, पद क्या होता है, एक दो तीन, इसके अंदर तीन पद है, तो इसको क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा, यानी इसको भी अगर हम लोग लेंगे तो ये भी बहुपद के अंदर आ जाएगा, ये भी बहुपद के अंदर आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर दो पद है, दो या दो से अधिक। लेकिन इसको अगर बोले हम लोग तो ये बहुपद के अंदर नहीं आएगा, ये एक पद के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो इसको बहुपद हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन दो से ऊपर आएगा बहुपद, क्योंकि ये चीज जानना जरूरी है। दादा आपको ये चीज जानना जरूरी है, तभी तो मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज इसलिए जानेंगे क्योंकि हम लोग को आगे ये सब काम आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि सजातीय बहुपद कौन सा, सजातीय पद कौन सा है। अब सजातीय पद का मतलब क्या होता है, सजातीय पद। सजातीय पद का मतलब क्या है, ये इक्वेशन आपके सामने दिया रहेगा। मान लीजिए कि 2x कोमा दे दिया 3y कोमा दे दिया 23x 27x और क्या कर दिया 4z। अब इनमें से बोलेगा कि सजातीय पद कौन कौन सा है। तो सजातीय पद कौन कौन सा होगा, देखिए x का सजातीय पद कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये 2x 27x और यानी 2x 23x और 27x, ये क्या हो जाएगा, अपना सजातीय पद हो जाएंगे। क्योंकि इसके पीछे जो दिया हुआ है वो एक ही जात का है, यानी x जात का है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सजातीय पद, क्योंकि एक ही जात का हो गया ना। और ये जो सजातीय है ना, ये बहुत बड़ी काम करता है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सजातीय पद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। कौन सा रोल प्ले करता है मैं अभी बता देता हूं। मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3 एक इक्वेशन में, इसको जोड़ना है 3x प्लस 2y के साथ, ये दोनों को जोड़ना है। जब ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, इसमें जो जाति है अपना, यानी अपना सजातीय है, वो दोनों इकट्ठा होंगे या घटेंगे या गुना होंगे। क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, जोड़ और घटाव के समय ये क्या हो जाएंगे, जो सजातीय हैं वही दोनों इकट्ठा होंगे और बाकी जो
अलग जाति का है उसको वो इकट्ठा नहीं करेंगे। यानी ये जो सवाल है ना, इसको अगर प्लस करने के लिए दें तो अब क्या हो जाएगा, ये 2x के साथ ये 3x क्या होगा, इकट्ठा हो जाएंगे क्योंकि ये एक ही जाति के। तो इसको क्या कहेंगे, ये 5x हो जाएगा, ठीक है। 2x और 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस 2y लिखा हुआ है तो 2y लिखा रहेगा क्योंकि ये किसी का इस लाइन में, इस रैखिक समीकरण में, इसके रैखिक बहुपद में, इसके अंदर y का जाति वाला कोई भी संख्या यानी कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए क्या हुआ, 2y को 2y लिखा जाएगा और ये जो 3 बचा हुआ है ना, इसके जाति का भी कोई नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 लिखा जाएगा और ये इसका आंसर बन जाएगा। क्योंकि एक जाति दूसरे जाति के साथ जुड़ नहीं सकता, एक जाति दूसरी जाति के साथ घटा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐसे ही लिखा जाएगा। सिर्फ जाति जाति जो है इसको जोड़ सकते हैं या जाति जाति को ही घटा सकते हैं, एक जात दूसरे जात को नहीं घटा सकता या नहीं जोड़ सकता। ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बीजगणित में, अलजेब्रा में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए ये छोटे छोटे चीज जो है ये जानना जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि ये सब चीज अगर हमें पता चल जाए ना तो क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, ये चीज क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये चीज अगर समझ में आ गया ना, यानी जो स्टार्टिंग का चीज है ना वो अगर समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम कर सकते हैं। चलिए उसी के हिसाब से क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्या है, 7a माइनस 5ab प्लस 5c प्लस 9b प्लस 2 को 2a प्लस 5c प्लस 12 में से घटाइए। यानी इनमें से इसको घटाना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इनमें से इसको घटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। घटाना है इससे, यानी 2a प्लस 5c प्लस 12 से घटाना है किसको, इस संख्या को घटाना है। ये एक संख्या दिया हुआ है, ये एक संख्या दिया हुआ है, इस संख्या से इस संख्या को घटाएंगे। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 2a प्लस 5c प्लस 12 को, ये जो एक संख्या है इससे घटाना किसको है, इसको घटाना है। 7a माइनस 5ab प्लस 5c प्लस 9b प्लस 2 को क्या करना है, घटाना है। आप देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसमें 4 आंसर जो दिया हुआ है, ये 4 आंसर में से एक आंसर आपका आंसर होगा। जब भी हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा का काम करेंगे, अलजेब्रिक का काम करेंगे, तब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, माइनस प्लस का बड़ी अच्छे ढंग से ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन जो टिका होता है ना, ये माइनस प्लस के ऊपर टिका होता है। और ये जो माइनस का निशान है ना, और ब्रैकेट का यूज हमेशा करना है। जिस संख्या से जिस संख्या को घटाने के लिए बोल रहे हैं ना, उसको ब्रैकेट 100% आप लगाइए, क्योंकि ब्रैकेट का काम क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ना, ये माइनस क्या हो जाएगा, सबके साथ मल्टीपल हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये माइनस क्या होगा, ये सबके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तभी जाकर इसका आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 2a प्लस 5c प्लस 12, और ये जो माइनस है ना, ये माइनस सबके साथ मल्टीपल हो जाएगा, इसके सामने प्लस है, यानी माइनस 7a माइनस माइनस में प्लस 5ab माइनस 5c प्लस माइनस में माइनस 9b माइनस माइनस में माइनस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन का इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, जाति जाति यानी जातीय वाला, अभी बात किए थे जाति का, तो एक जाति दूसरे जाति से क्या हो जाएगा, मेल खाएगा और क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व होने लगेगा। कैसे, सबसे पहले क्या है, 2a दिया हुआ है। अब 2a क्या करेंगे, ये 7a, क्योंकि इसका जाति का कौन सा है, ये 2a का है 7a, ये दोनों एक जाति का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक साथ का हो जाएंगे। यानी ये 2 ये जाति और ये जाति, आप देखिएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक जाति का हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है, -7 लिखा हुआ है और इसके अंदर +2 दिखा हुआ है, यानी -7 से +2 चला जाएगा तो बचेगा क्या, -5a। करेक्ट, -5a बचेगा, क्योंकि ये माइनस का निशान ज्यादा था, माइनस को इसको घटाना था, प्लस माइनस दोनों होता घटेगा, तो ये हो जाएगा 5a। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा हुआ है, c का है, इस c से कट जाएगा। देखिए ये c क्या है, इसमें +5c है, ये -5c है, ये दोनों कट जाएंगे, यानी ये दोनों घट जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो ये लिखने का हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, आपके पास आता है 5ab का
इसका मतलब 12 है। अब 12 के साथ बाद में करेंगे 5ab, 5ab के साथ कुछ नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस 5ab हो जाएगा, प्लस 5ab हो गया। इसका मतलब ab का काम भी खत्म हो गया, ये भी काम खत्म हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास 9b बचा हुआ है और 12 और 2 बचा हुआ है, तो 9b के साथ कोई इसका जाति का है, कोई जाति का नहीं है, तो -9b हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपके सामने ये 12 और ये 2, यानी ये 9b का भी काम खत्म हो गया। अब बचा कौन सा 12 और 2, 12 और 2 से ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी प्लस और माइनस में क्या हो जाता है घट जाता है, घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 2 घट जाएगा, यानी हो जाएगा 10। और किसका 10 होगा प्लस का 10 होगा, क्योंकि ये प्लस का 10 जो है 12 जो है वो प्लस का था, यानी ये जो 10 बचा वो इसका है 12 का बचा, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा ये -5a प्लस 5ab प्लस 9b प्लस 10, यानी जिसका आंसर क्या हो जाएगा ये डी वाला आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन बुक है, आपके सामने में दिया था, ठीक है। इस ढंग का क्वेश्चन आते हैं, इस ढंग का क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। ये बहुत आसान सा होता है। हम लोग क्या करते हैं इसको देखकर, अलजेब्रा देखकर ही हम लोग क्या करते हैं डर जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं जियोमेट्री को, ज्यामिति को देखकर डर जाते हैं, अरे बाबा क्षेत्रफल को देखकर डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? कुछ नहीं है उसके अंदर। अगर हम लोग ज्यामिति का बात करें ना, क्षेत्रफल का बात करें ना भाई साहब, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप सही ढंग से यानी एकाग्रता के साथ इस मतलब जो हम लोग पढ़ाएंगे उस वीडियो को देखेंगे ना, आप ना वो सारे सवाल को चुटकी में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। क्षेत्रफल, अरे बाबा ये फॉर्मूला सिर्फ याद करना है। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, साइड स्क्वायर, साइड गुना साइड। अब साइड गुना साइड का मतलब होता है 2 साइड को गुना करना ही तो है। उसी को आयत का बोलेगा तो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या करना है? वही तो, लंबाई गुना चौड़ाई। अभी जो वर्ग का किए थे, वर्ग में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, उसका साइड ही होता है, क्योंकि चारों साइड उसका क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए साइड गुना साइड कर दिए। लेकिन आयत में क्या होता है? दोनों आमने सामने का जो भुजा होता है ना, साइड होता है, वो क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है, इसलिए एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। वर्ग में लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं? गुना साइड गुना साइड कर देते हैं, साइड स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन आयत में क्या करते हैं? वर्ग लंबाई और चौड़ाई है, इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई कर देते हैं। आयत का हो गया। अब वही आयत से क्या बनता है? आयत से घनाभ बनता है, आयत से बनता है घनाभ। तो उसमें क्या होता है? घनाभ जब हम लोग देखेंगे ना, तो उसके अंदर क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो क्या करेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देंगे, यानी ऊंचाई उस समय आयत में क्या था? ऊंचाई नहीं था, लंबाई और चौड़ाई था, तो लंबाई चौड़ाई गुना किए थे। और घनाभ में क्या हो जाएगा? ऊंचाई जुड़ जाता है, तो इसको क्या करेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो चीज को समझें, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा बाबा, डर के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे भी आपका नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे ना, तो हर चीज को आप क्लियर कर सकते हैं, हर चीज को आप कर सकते हैं। तो देखिए ये भी जो चीज था ये बड़ी आसान था, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो बातों बातों में काफी टाइम बीत गया, 23-24 मिनट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे वो कल हम लोग करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन के हिसाब से मैं करवाऊंगा। आज एक क्वेश्चन हो गया आपके सामने, अब कल का जो पूरा वीडियो होगा वो क्वेश्चन के बेस पर होगा। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे, और क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का ये क्वेश्चन हो रहा है। तो आज के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचना जरूरी है। धन्यवाद, जय हिंद।